नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। जी हां, जहां एक और केंद्र ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्यपाल और सूबे की सरकार से रिपोर्ट मांग ली है, वहीं दिल्ली में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद का बंगला निशाने पर आ गया। कल देर रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बैनर्जी के बंगले की दीवार को काले रंग से पोत दिया। इतना ही नहीं, बंग भवन पर भी पथराव हुआ है। दिल्ली पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई है, लेकिन टीएमसी ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद लगातार विरोध जो है वो तेज होता जा रहा है। दिल्ली स्थित बंगाल भवन पर कुछ शरारती तत्वों ने कालिक जो है वो पोत दी है। गुरुवार देर रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये जो कुछ शरारती तत्व जो है वो दिल्ली स्थित बंगला भवन के पास पहुंचे और उसके गेट पर जो है वो कालिक जो है वो पोत दी गई है। जिसके बाद अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की माने तो अभी तक लिखित रूप में इसकी कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं की गई है। कोई लिखित शिकायत जो है उनको नहीं मिली है। हालांकि इस घटना के बाद जो शरारती तत्व थे वो यहाँ से गायब हो गए, लेकिन आसपास के जितना भी एरिया है उस पर पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। पुलिस का पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है ताकि शरारती तत्व जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ आकर के इस तरीके से जो बंगाल भवन है उस पर किसी प्रकार की कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दें। कैमरा पर्सन परमंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। केंद्र सरकार और ममता आमने सामने है। गृह मंत्रालय फुल एक्शन में नजर आ रहा है, जिसने हमले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। एक बार फिर ममता और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। गृह मंत्रालय फुल एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्यपाल ने पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। धनखड़ ने ट्वीट किया कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को आगाह किया था, लेकिन अब तक प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में है। मैंने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अधिकारी अपडेट के साथ नहीं पहुंचा। ये लगातार राज्य में संवैधानिक सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। अब राज्यपाल आज कोलकाता में राजभवन में मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। मैंने कल होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि माननीय नड्डा जी का जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें काफ़ी चूक हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, पुलिस नहीं था, कहीं पर पुलिस था भी तो उनके सामने सारा उत्पात किया गया। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए, जो सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देंगे। उधर जेपी नड्डा ने हमले के बाद ममता सरकार पर निशाना साधा। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंडस्क्रीन में द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बीजेपी ने हमले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने हमले को बीजेपी का सियासी नाटक करार दिया। যত ছোট
ছোট হোটেল আছে, পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে। এবং তারা কারা? তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट चालू होना चाहिए। बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली, इफ यू कुड एक्सप्लेन। नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है, ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी को इस हमले ने और तेज कर दिया है, जहां केंद्र और ममता सरकार आमने सामने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हुए हमले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में काबिज बीजेपी के पास, जहां बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और न जाने ऐसी कितनी फोर्सेस हैं, तो फिर उन्हें बंगाल में आने से डर क्यों लग रहा है? और अगर डर नहीं लग रहा है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हर बात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है? कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही सुनिए पूरी दास्तां, जिनके काफिले पर पत्थरों से हमला हुआ। जेपी नड्डा से बात की हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर, बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है, ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। This speaks volumes about her personality, about her culture, about the traditions in which she is brought up. So she has to answer that question. But politically, अगर आप matured answer मेरे से चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके, बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है। ये सभी के लिए बराबर है और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। जब सीए लागू करेंगे तो उसमें तो धर्म की बात आएगी, उसकी जवाबदेही कैसे होगी? धर्म की बात नहीं आएगी, नेशन की बात आएगी। Those who have been religiously persecuted in पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत में स्थान देने का विषय है,
क्योंकि उनको उस देश में जो सेकुलर कहता था वो सेकुलरिज्म वहां नहीं बचा है। उनको बचने की जगह भारत है, इसलिए उसकी चिंता हमने। जब बात भारत की हो रही तो भारत में किसान बार बार आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार विफल हो रही है बार? बिल्कुल नहीं, हम किसान के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे। जो रिफॉर्म्स आए हैं वो सारे रिफॉर्म्स किसानों के हित में हैं और किसानों को ऑप्शन भी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो। तो हमको रिफॉर्म्स में आगे तो बढ़ना ही है और वो बढ़ने में किसान भी हमारा साथ आज नहीं तो कल देंगे। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर जुल्म को सहते हुए प्रजातंत्र की रक्षा की है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रशासन के शासक का दमनकारी नीति हो। यहाँ भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। सरकार और किसानों के बीच टकराव की खाई और चौड़ी हो गई है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अब तो सरकार के खिलाफ धरने का नया प्लान भी बता दिया है। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी पर बात होगी, जबकि सरकार कह रही है कि किसान एक बार फिर से विचार करें। आप देख सकते हैं किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। किसानों को मनाने के लिए अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को बेकार हो गई। किसान कह रहे हैं कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें। लेकिन किसानों ने साफ साफ कह दिया है, आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान के इस ललकार के बाद सरकार ने किसान यूनियनों से आग्रह किया है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है वो उस पर विचार करें और जब भी किसान कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। लेकिन किसान फिर से बातचीत के मूड में कतई नहीं लग रहे हैं। अब आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगा रखे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी को लेकर कोई आशंका है तो वो उसे लिखित में भी दे सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार भी ये मान रही है कि कृषि कानूनों में खामियां हैं, तो फिर वो उसे वापस क्यों नहीं ले रही है। लेकिन सच ये है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान और भड़क गए हैं। बातचीत का सिलसिला टूट गया है। अब किसान सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी की मांग पर अड़ गए हैं। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा।
तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार है। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ, बंदी है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बीच सड़क पर बैठ गए हैं और गाड़ियों का रास्ता रोक दिया है। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच ठन गई है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं किसान आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। कैसे किसान अपने घरों से दूर दिल्ली में धरना दिए पड़े हैं, उन्हें अपने परिवारों की फिक्र क्यों नहीं है और कहां से उनको उम्दा और पौष्टिक खाना मिल रहा है। आइए देखते हैं पंजाब से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा इंतजाम है, खाना बन रहा है, किसान बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रोलियों में और पूरा धरना चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल ये भी उठे हैं कि किसानों को खाने पीने का सामान आखिर कहां से आ रहा है। आज तक की टीम पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची और यहां समझ में आ गया कि दिल्ली में किसानों का पेट कैसे भर रहा है। सुखविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप ये गुड़ बना रहे हैं, तो ये आपका गुड़ जो है वो दिल्ली तक जा रहा है? हाँ, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली आज भी भेजा ट्रॉली, एक ट्रॉली गई है हमारी आज, एक 3 दिन पहले गई थी, एक 6 दिन पहले गई थी, आज भेजा है। पंजाब से जो किसान दिल्ली आंदोलन में आए हुए हैं, वहाँ उनके परिवारों, खेतों, फसलों का ध्यान वहाँ रुके हुए लोग रख रहे हैं। ये जो खेतों में पानी दे रहे हैं आप, तो आजकल डबल काम है आपका? डबल तो नहीं है जी, ऐसा है ना भी जो हमारे साथ का गांव का पिंड का बंदा जाता है वहाँ, उसका काम भी बराबर में देखना पड़ता है ना, जो लाइट तो रोज तो आता नहीं है। करेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा देखेगा, हम चले जाएंगे, जहाँ हमारा कोई भाई चला जाएगा, किसी न किसी को तो जाना ही जाना है। ये देखिए कैसे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत मिल सके। वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं। हम भी किसान की बेटी हैं, हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे, हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आज तक की टीम को एक महिला किसान मिली जो घर की शादी छोड़कर दिल्ली में धरना देने आई है। आप नहीं गई शादी? ना बिल्कुल शामिल नहीं हो सकी। सूट सवाए करे रह गए, प्रेस कीते रह गए। और अब पंजाब के एक पूर्व सरकारी अफसर से भी मिलिए। ये भी पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आंदोलन में आए हैं। सस्पेंड क्यों हुए आप? हम गए नहीं वहाँ पे। पहले हमारी फसल है ना, हमारी जमीन पहले है ना, वो तो बाद में है, और अपनी खेती की भी फिक्र है। ये लोग इसलिए दिल्ली में हैं क्योंकि वहाँ इनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली किसान आंदोलन के लिए गए हुए हैं, अपने हकों के लिए गए हुए हैं, उनके पीछे उनके घर से जाने के बाद उनके घर में 100 तरह की दिक्कत आती है। तो हम मुझे सारे लोग और भी हमारे साथ वो लोग हैं, हम सब इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि ये जमीन और जमीर की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। फतेहगढ़ साहिब के लोगों का कहना है कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनके बदले नए लोग जाएंगे और आने वाले उनका ध्यान रखेंगे। आनंद पटेल, फतेहगढ़ साहिब, आज तक। एक तरफ तो सरकार किसान से भिड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक मंत्री ने इस किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बता दिया। अब इस पर किसान और उबल पड़े हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे के बयान पर भी बवाल शुरू हो गया है। राव साहिब दानवे ने कह दिया है कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। ये आंदोलन संदेश शेतकऱ्याचं आंदोलन नहीं है,
याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे. या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं. काय सांगितलं? एनआरसी आली. राव साहिब दानवे ने यह भी आरोप लगाया कि सीएए और एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया और जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा. इस पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए. और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेती है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश के अस्तित्व के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए. राव साहिब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बयान दिया. अब पूरा महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्री के पीछे पिल पड़ा है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने तो राव साहिब दानवे को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है. सर्व देशभर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सगळ्यांकडून प्रचंड पाठिंबा भेटत आहे आणि शेतकऱ्याला पाकिस्तानी आणि चीनमधून चायनाचा सपोर्ट आहे किंवा त्यांचा हात आहे असं करून शेतकऱ्याचा पुन्हा अपमान केलेला आहे. त्याला अशा पद्धतीनं दानवे जर त्या आंदोलनाला पाहत असतात तर दानवेस हा मूळचा हिंदुस्थानीचा आहे का पाकिस्तानचा आहे याचा DNA तपास. पुन्हा असं वक्तव्य करणं आम्ही मागं घरावर केलं होतं, आता घरात घुसून मारावं लागेल की काय अशी अवस्था. हम आपको बता दें कि कडू ने महाराष्ट्र से किसानों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया है. उनको यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया था और वो 500 किसानों के साथ भरतपुर में रुके हुए हैं. सिर्फ बच्चू कडू ही नहीं, महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी ने भी राव साहिब दानवे के बयान पर उन्हें घेरा है. आणि सरकारमधल्या जबाबदार असणाऱ्या रावसाहेब दानवे सारख्या वाचाळ मंत्र्यांनी शेतकरी हे पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक आहेत अशा प्रकारचे वक्तव्य करायचे. अरे आम्ही पाकिस्तान आणि चीनचे हस्तक असतो तर आम्हाला सीमेच्या पलीकडून मदत येत असताना तुमच्या 56 इंचाच्या छातीचे पंतप्रधान काय करत होते? देशद्रोही आम्ही नाही तर तुम्ही देशद्रोही आहात. हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान 15 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं. सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है. पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो.